जो मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं एक बार पुनः। जैसा कि आपको पता है कि यूपी प्लस कांस्टेबल में कुछ जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं साइंस के क्वेश्चनों को हम आपके सामने सॉल्व कराने के लिए लाए थे। ये आपके जो क्वेश्चन हैं आपको पता होगा, ये आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं जो आपके अभी होने वाली परीक्षा के कुछ ही दिन बचे हैं उनमें आएंगे। एक सेट हमने आपको प्रोवाइड किया है, जो आपने अभी देखा ना हो तो वो जरूर देख लीजिए। ये आपका सेट दूसरा है, ठीक है बच्चों। चलिए कि कुछ क्वेश्चनों पर हम बात करते हैं। इन क्वेश्चनों के नंबर पर मत जाइए कि एक पहला क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन है। आपके आज जो PYQ दिए हैं ये PYQ आपके उसी प्रकार है, इस साइंस के PYQ हैं, इस बात को आप ध्यान देना। इस साइंस की PYQ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया कर इनके PYQ को आप समझें, अच्छे से देखिए। मैंने उस समय भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, आप ये समझ लीजिए यदि आप इस सभी के सभी PYQ देखेंगे, जितनी वीडियो इन्हीं में से आपके निश्चित फंस जाएंगे। उसका रीज़न क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो निश्चित फंसने चाहिए, कॉमन सा बात है। प्रत्येक बच्चा PYQ ही लगा के एग्ज़ाम देने अवश्य जाता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन उसमें से निश्चित बिकते हैं। और अपनी तैयारी भी देख लेना, जितने भी क्वेश्चन हों कि हमारी तैयारी कैसी है, कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए डियर, एक एक क्वेश्चन पर बात कर ले रहे हम। लिखा है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है, जो आप खुद जानते हैं, आपने कई बार टीवी वगैरह में देखा भी होगा कि ब्लैक होल है क्या। तो वो कहता है ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष में एक पिंड है और जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का क्या कारण हो सकता है? उन्होंने कहा था जो ब्लैक होल है, उस ब्लैक होल जो अंतरिक्ष में है वो किसी प्रकार के रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। और रेडिएशन को बाहर क्यों नहीं आने देता, उसका कारण क्या है? बहुत छोटा आकार होना है कि बहुत बड़ा आकार होना है, कि बहुत उच्च घनत्व है कि बहुत अल्प घनत्व है? तो ऐसा क्या है? तो हम आपको बता दें, इसकी हाई डेंसिटी होने के कारण वह क्या होता है कि रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस बात को आप ध्यान से लीजिए। मेरे कहने में तो ब्लैक होल जो है उससे रेडिएशन बाहर नहीं आते, उसका रीज़न है कि हाई डेंसिटी होता है, बहुत उच्च घनत्व वाला होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देना। चलें तो आगे चलें बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आइए बच्चों, अगले क्वेश्चन देता है मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। क्या विशेषताएं क्या हैं? जो मोटर कार बनती हैं उनके नए नए मॉडल होते हैं, उनमें की विशेषता हैं कि रेडियल टायर होते हैं, स्वप्रवाही ढांचा वाला सिस्टम, बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप और उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। तो ये आपको देखिए, आप एक क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी विशेषताएं मोटर कारों की अपेक्षा कर नए मॉडलों की अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं, ऐसा कौन सा है? तो आपके देखो एक लास्ट वाला विकल्प को आप छोड़ दीजिए, ये गलत है। बाकी ये रेडियल होना चाहिए, सुपरवाइड ढांचा होना चाहिए, बहुबिंदु होना चाहिए, अर्थात आपका जो डी राइट आंसर है। आपका डी क्या आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ में बात मेरी आई होगी। देख लीजिए, आगे देखें आप, फिर देखिए चौथे पॉइंट पर कहा उन्होंने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आजकल हर एग्जामों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से अच्छे पढ़ें। और इन क्वेश्चनों को यदि आपके पास कोई बुक हो तो उस पर भी यदि आप देखेंगे तो इन क्वेश्चनों को स्टार बनाकर ही रखें। इन क्वेश्चन निश्चित समझ लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन निश्चित आ सकते हैं आपके, और एक दो नहीं, आपका पता 3-4 से कम क्वेश्चन नहीं आएंगे साइंस में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे दो कथन दिए गए, इन पर विचार कीजिए, वो कहते हैं, इन पर विचार कीजिए, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यस, लगता है, यू आर राइट कहता है वो, ठीक है। हमारे हिसाब से तो एक कथन सही है। एक करो को ना, दोबारा आ गए, एक मिनट सर। क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी, जैसे आपके पास कोई बाल्टी है, सपोज एक बाल्टी है आपकी ये, इसमें कोई सिक्का डाल दिया है आपने, और सिक्का को आप देखते हैं कि हम जब सिक्का को बाल्टी में झांक कर देखते हैं तो हमें यही सिक्का थोड़ा ऊपर हुआ उठा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। आपको पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ मैं, वहाँ पर अवश्य देख लें आप। तो ये राइट
पॉइंट है आपका, या था ये उन्होंने सही कथन की बात की थी, ये आपका कथन सही है। फिर कहता है यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्कों को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक जगह का अधिक ऊंचाई पर लेगा। यस, ये भी राइट। मतलब यहाँ पर दोनों जो कथन है चौथे नंबर के, आपका ये राइट आंसर है। हर बार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान देना। आपका ये दोनों के दोनों आपके ये राइट हैं, इसमें कोई बार बार बंद हो रहा है वो आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों के दोनों आपके सही हैं। ठीक है, आगे चले हम देख लेना इन क्वेश्चनों को। आइए 5वें पॉइंट पर हम बात करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन कहते हैं पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। ये बाबी उचित है। आपको पता है एंडो का मतलब होता है, एंड का मतलब एंडोस्कोपी जो होती है वो आंतरिक अंगों की, समझ लीजिए, खोजबीन करता है एक प्रकार, मतलब उन आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए होता है पेट। ठीक है, एंडोस्कोपी। तो वो कहते हैं ऐसा क्या होता है, किस चीज़ पर आधार है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है, कि व्यतिकरण की घटना पर है, कि विवर्तन पर है, कि ध्रुवण घटना पर है। तो आपको बता दें कि ये जो होती है पूर्ण आंतरिक टोटल सॉरी सर, आइए इस पर होता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें कि न्यून तापमानों जैसे क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। मतलब न्यून तापमानों जो होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। इसका क्या अनुप्रयोग होता है, तो आपको बता दें इनके अनुप्रयोग क्या है। तो इनका अनुप्रयोग आप बताइए। अंतरिक्ष यात्रा शल्यक्रम चुंबकीय में होता है, कि शल्यक्रम चुंबकीय दूरमति में होता है, अंतरिक्ष यात्रा शल्यक्रम दूरमति में होता है, अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय में होता है। अरे सर, आपके अंतरिक्ष यात्रा में भी होता है, शल्यक्रम में भी होता है चुंबकीय, लेकिन यहाँ पर दूरमति लिखा ये गलत है, दूरमति लिखा ये गलत है, यहाँ भी दूरमति लिखा गलत, इसलिए केवल आपका पहला आंसर राइट होगा। ठीक है बच्चों, देख लेना आगे चलते हैं। आइए ठीक है, आइए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला, बैठी ही यहाँ है, गलत लिखा है आपका। ठीक है, परेशान नहीं होंगे आप। ठीक है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। जिस स्थिति में झूला झूलने समय बैठते हैं उस स्थिति में बैठी है और झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा। मतलब जैसे आप जानते हैं कि जैसे हमारे पास ये झूला हो, इस प्रकार देखो, इस प्रकार झूला नहीं होता है आपका, डला होता है, देखा होगा। ये समझ लीजिए आपका पटिया है, यहाँ से बंधा है और यहाँ बंधा है, यहाँ कोई आपका झूला झूल रहा है वो। ठीक है, यहाँ बैठा है। अब झूले झूलते समय वो एकदम से खड़ा हो जाए कोई व्यक्ति, तो उस समय आवर्तकाल क्या होता है, कम हो जाएगा कि अधिक हो जाएगा, कि लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, कि आवर्त रहेगा। तो भाई साहब, जैसे ही कभी भी आप ध्यान देना, जब भी हम झूला झूलते हैं इस प्रकार जो काम करते हैं, बैठे बैठे एकदम से उठ जाएँ, जैसे साइकिल चलाएंगे और चलाएँ, साइकिल अलग बात हो जाएगी। यहाँ पर आवर्तकाल क्या होता है, कम हो जाता है, इस बात ध्यान लीजिए आप। ठीक है, जैसे खड़े हो जाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है वॉशिंग मशीन, जबकि वॉशिंग मशीन है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रणपण, की अपोहन, की उत्करण, विसरण। देखो अपोहन तो बदले आप जानते हैं डायलिसिस होता है, ये आप क्रिया होती है अपकेंद्रण। आप देखो जानते हैं दूध से मक्खन निकालना हो, दही निकालना हो या मट्ठा होना हो, वो भी प्रक्रिया क्या होती है, अपकेंद्रण ही होती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लें आपसे। ध्यान से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको बनेंगे भी और आपको फील भी अच्छा होगा कि चलो सर ने हमें क्वेश्चन बताए, जितने भी बताए, जितने लेक्चर में बताए, अच्छे से अच्छे बताए। अगला क्वेश्चन कहता है द्रव बूंद, क्या कहता है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है। तो देखो आप जानते हैं वर्षा की बूंद हो वो गोल होती है, होती नहीं होती है, जैसे टिप भाई वो गोल हो जाती है। वर्षा की बूंद क्या होती है, गोल हो जाती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन होता है सरफेस टेंशन, अर्थात इसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ना तो श्यानता होती है, ना घनत्व होता है, ना विसरण होता है। उस क्या होता है, पृष्ठ तनाव। मतलब किसी द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लें कि वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव का कारण। या दूसरी बात हम कह सकते हैं
जो आप निरमा घोल कर गुब्बारे फुलाते हैं वैसे टाइप में आपने देखा होगा, तो वो गोल क्यों बनती है, उसका कारण भी सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, करते हुआ होगा। आइए 10वां क्वेश्चन देखें हम। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं फिर कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन अनिवार्य रहते हैं, संभवता रहता है कि आएंगे। अगले कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है कि अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक होती है। जैसो अभी इन क्वेश्चन पर बात नहीं करते, हम थोड़ी बात बाद में करते हैं, थोड़ा समझिए। आपको पता है कि यदि हम हमारी जी आपका अंतरिक्ष है पूरा, और ये हमारी सपोज पृथ्वी है, और अंतरिक्ष में पृथ्वी से यदि हम यहाँ खड़े हैं, पृथ्वी से यदि हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सभी के सभी तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है, आप जानते हैं, अपवर्तन। ठीक। दूसरी बार आपने देखा होगा या आपने कभी देखा होगा कि हमें बताया जाता है कि अंतरिक्ष से यदि अंतरिक्ष पर खड़े हों और हम यदि पृथ्वी को देखें तो हमें वो नीली दिखाई देती है, क्योंकि जल ही जल है यहाँ पर। और अंतरिक्ष को देखें तो हमेशा वो काला दिखाई देता है। आप अंतरिक्ष में अगर बैठे होंगे, अंतरिक्ष को देखते हैं तो अंतरिक्ष कैसा होता है, काला होता है। और अंतरिक्ष में जब होंगे तो हमें तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे, ये भी सत्य है। और अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। यस, ये राइट आंसर है आपका। अर्थात ये तीनों आपके राइट हैं, इसलिए 1 2 3 सही है। ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, सही हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आइए हम आगे बात कर ले आपसे। 10 के बाद 11वें क्वेश्चन पर आए। अब हमने पहले भी कहा था, आप ये मत देखिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए ये सभी के सभी आपके फिजिक्स के लेवल के थे। अब हमारी केमिस्ट्री चलेगी। क्या चलेगी, केमिस्ट्री। आइए अब केमिस्ट्री पर बात करें तो मोनोजाइट किसका अयस्क है, ये क्वेश्चन पूछा है। जर्कोनियम का है कि थेरियम का है कि टाइटेनियम का है कि लोहा का है, इस बात को जानना है। समझ बात को आप हमारी, इस बात को हमें जानना है कि किस चीज़ का अयस्क है। डियर बच्चों, हम बात कर रहे थे कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। जर्कोनियम का है, जिसे हम जिरकोनियम बोलते हैं, इसे थेरियम ना होकर थोरियम है। और टाइटेनियम के कि लोहा का है। तो पहले इनकी आप फॉर्मूले की बात कर लें, थोड़ा सा आपको समझ में। जिरकोनियम का मतलब होता है Zr, और थोरियम का मतलब होता है Th, और टाइटेनियम का मतलब होता है Ti, और लोहा आप जानते हैं आयरन Fe, इस चीज़ का होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ने पूछा है आपको कि मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट आपकी थोरियम का अयस्क होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले रहे हैं हम। थोड़ी क्वेश्चन में टाइम लिया हमने, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो बात पकड़ लें हम। बॉक्साइट होता है, उसका फॉर्मूला होता है Al2O3। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है, या एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एक प्रकार का बॉक्साइड होता है। इसके में जलखेड़ भी होते हैं, लेकिन अभी नॉर्मल लिखा है मैंने कि बॉक्साइड ने किसका प्रमुख अयस्क है। तो भैया बॉक्साइड जो है वो तांबा अर्थ जिसे हम बोलते हैं कॉपर, इसका नहीं है। एल्यूमिनियम अर्थ हम बोलते हैं Al, लोहा हम जानते हैं Fe, जस्टा जिंक Zn। ठीक, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 13, और Fe का होता है 26, और जिंक का होता है 30। आप देखिए मैंने का सूत्र लिखा बॉक्साइड का, बॉक्साइड सूत्र क्या है Al2O3, इसमें क्या है Al, तो Al कहाँ है, आपका बी आपका राइट आंसर होगा कि बॉक्साइड ने किसका प्रमुख अयस्क है। आपके सामने इस पर दूसरा मैंने बताया। ठीक है, आगे चले हम। क्वेश्चन कहता है कार्नेलाइट किसका खनिज है। कार्नेलाइट किसका खनिज है पूछा जाता है। तो कार्नेलाइट आपको बता दें, कार्नेलाइट जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम का है कि जिंक का है कि सोडियम का है कि कैल्शियम का है। आप जानते हैं मैग्नीशियम को हम Mg, जिंक को Zn, सोडियम को Na, कैल्शियम को Ca। किसका अयस्क है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है। तो कार्नेलाइट आपका जो अयस्क है वो आपके हमारे हिसाब से क्या है, मैग्नीशियम का ही अयस्क है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, जिंक का 23,
सोडियम का 11, कैल्शियम का 20। कैल्शियम कितना होता है 20। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट किसका है इसका? आपके मैग्नीशियम का है। चलें आगे क्वेश्चन पर। चलिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा है गन मेटल। गन मेटल किसका है इसके? गन मेटल की यदि बात करें तो गन मेटल एक प्रकार की मिश्र धातु है डियर आपके। क्या है? मिश्र धातु, जैसे कांसा वगैरह होता है ना, वैसी मिश्र धातु है गन मेटल। तो गन मेटल किसका है? गन मेटल में क्या हो? निकल होता है जिसे हम Ni बोलते हैं, कि टिन होता है जिसे हम Sn बोलते हैं, कि कॉपर होता है जिसे हम Cu बोलते हैं, तांबा होता है Cu बोलते हैं, कि फॉस्फोरस होता है P, कि आपका निकल अर्थात Ni होता है। क्या होता है? कि मैग्नीज होता है अर्थात जिसे Mn बोलते हैं, फॉस्फोरस जिसे P बोलते हैं, निकल आपका Ni, कि तांबा होता है, टिन होता है, कि जिंक होता है। तो डियर यही सब चीज़ें होती हैं आपकी। मतलब क्वेश्चन मुझे गन मेटल किसका है इसका? तांबा, टिन और जिंक, इस तीनों का ही मिश्रण होता है आपका गन मेटल। मिश्र धातु बोलते हैं इसे हम। ठीक है, तो गन मेटल, तांबा, टिन और जिंक, कॉपर, Sn, जिंक, Zn, इन तीनों का मिश्रण होता है गन मेटल। ठीक है, चौथा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आइए 5वें पॉइंट पर बात करेंगे आपसे। लहसुन, आप जानते हैं लहसुन के बारे में अच्छे से पढ़ने जानते हो कि लहसुन का आजकल फंडा क्या है। बहुत ज़्यादा लहसुन जो होता है उसमें जो गंध आती है, आप छीलते समय देखते हैं हमें अलग सी गंध आती है। उसका क्या कारण है? उसमें ऐसा क्या पाया जाता है इस बार हमें गंध अलग टाइप की लगती है? तो आपको बता दें, लहसुन में जो गंध आती है वो सल्फर के कारण होती है। लहसुन में जो गंध होती है वो सल्फर के कारण होती है, अर्थात सल्फर के यौगिक उसमें पाए जाते हैं, इसी लहसुन में गंध पाई जाती है सल्फर की यौगिक के कारण। आइए अगले क्वेश्चन पर हम बात करें। आइए, फोटोग्राफी में स्थायी कार्य के यप में प्रयुक्त होने वाला रसायन, मतलब फोटोग्राफी में जो ये रसायन प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? ये बात ध्यान, आप बाकी को इसको मारिए गोली, आपको क्या करना है। यहाँ देखिए फोटोग्राफी जो रसायन प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, इसको पूछेगा। तो यहाँ देखना, फोटोग्राफी जो होता है वो सोडियम फोटोग्राफी में जो रसायन प्रयुक्त होता है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ये होता है प्रयोग। अगले आइए क्वेश्चन पर बात करें हम। क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि जो पानी है वो आयनिक लवण का शुभलायक है, क्यों? मतलब पानी में, अर्थात पानी बोले तो H2O, यह आयनिक जितने भी लवण होते हैं जैसे Na2SO4, KCl, K2SO4, HCl, जो आयनिक, HCl तो अम्ल है आपका, लवण जितने भी है वो भी लवण कौन से? आयनिक लवण। मतलब पानी जो है वो आयनिक लवण का अच्छा विलायक होता है। क्यों होता है ऐसा? जो पानी है वो आयनिक लवण का अच्छा विलायक होता है। क्यों होता है ऐसा? क्या कारण है कि पानी में आपका आयनिक लवण जैसे KCl भी घुल जाता है, K2SO4 भी घुल जाता है, Na2SO4 घुल जाता है, ऐसा क्यों? क्या कारण है इसका? अच्छा विलायक क्यों है? वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन कहता है उसका क्वथनांक उच्च होता है इसलिए ऐसा है, कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है इसलिए होता है, कि उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसलिए होता है, कि उसका रंग नहीं होता। क्या मैटर है इसका? ठीक है, ये उसका रंग नहीं होता ये पूछा गया है। ठीक, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो उसका रीज़न आप खुद जानते होंगे, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो उसका जो द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है वो अधिक होता है। ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है सिरका किसका जलीय विलयन होता है? देखो सिरका जो होता है यह वास्तविक रूप में एसिटिक अम्ल ही होता है, ठीक है, जिसे हम का नाम सूत्र होता है CH3COOH। सिरका जो है वो क्या है? एक प्रकार का एसिटिक अम्ल है जिसे हम CH3COOH कहते हैं। ये सिरका होता है। ये ऑक्सीजन अम्ल है कि नींबू का अम्ल है
कि एसिटिक अम्ल है क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो भैया हमने आपको पहले बताया सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल है, जिसका फॉर्मूला आपका ये लिखा, ठीक है। इस बात ध्यान रखना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। ये टमाटर में आपका ऑक्जेलिक पाया जाता है, नींबू में आपका सिट्रिक पाया जाता है। इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन कंप्लीट। आइए 10वें क्वेश्चन में फिर इसके आपके बाद बायोलॉजी के क्वेश्चन लेंगे 10 ठे। जल में आसानी से घुलनशील है, कार्बन घुल जाता है आसानी से, कि नाइट्रोजन घुल जाता है आसानी से, कि अमोनिया घुल जाता है आसानी से, कि आयोडीन घुल जाता है। कौन घुल जाता है आसानी से? तो क्योंकि कार्बन तो घुलता नहीं है सर आसानी से, ना आपकी आयोडीन घुलती है, ना अमोनिया घुलती है। अगर घुलेगी तो आपकी नाइट्रोजन ही घुलेगी। कार्बन को लिखते हैं C, नाइट्रोजन को लिखते हैं N, प्रतीक है इसका चिन्ह। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और आयोडीन का प्रतीक होता है I, चिन्ह सिंबल बोलते हैं इसे, ठीक है। अणु के रूप में लिया मैंने। तो जल में आसानी से घुल जाता है वो है आपका नाइट्रोजन। काफ़ी बार आपने क्वेश्चन किए होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि चलो क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिए और भी जितना हो सके, यदि चैनल पर नए हों आप तो वीडियो को जितना हो सके शेयर अवश्य कर दीजिए। यदि आपका साथ रहा तो जिस प्रकार आपने सभी शिक्षक की मदद कर उनको आगे बढ़ाया, उसी प्रकार आशा करते हैं कि आप भी हमारी मदद करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन कहता है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों के नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय, मतलब ये है कि जो हैंडपम्प सही नहीं होता है और ख़राब पानी देता है उसमें कुछ रोग हो जाते हैं उनमें मतलब पानी, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि दूषित पानी से कौन कौन से रोग होते हैं, किस केवल एक को छोड़कर। ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। तो देखो दूषित पानी को पिएंगे तो हैजा तो होगा ही, टाइफाइड होता है और जॉन्डिस भी होता है, केवल फ्लोरोसिस नहीं होता है, केवल फ्लोरोसिस नहीं होता। इसलिए आपके हमारे ए भी गलत होगा, ए भी गलत होगा, ए भी, ये आपका सही। क्योंकि क्वेश्चन मैंने पूछा है कि होने की संभावना है, मतलब ये हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकता, सिवाय वर्ड लिखा ना, इसके अलावा कौन नहीं हो सकता, फ्लोरोसिस नहीं हो सकता, ठीक है। आगे समझ में आई क्वेश्चन। चलिए, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, ये आप जानते हैं। हीमोफीलिया हुआ और वर्णांधता हुआ, ये जेनेटिक आपके डिसीज हैं जो किस कारण उत्पन्न होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, किसको करता है, हीमोग्लोबिन स्तर में कमी को बताता है हमें। क्यों उत्पन्न होता है, मतलब हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है हीमोग्लोबिन स्तर में कमी को उत्पन्न करता हो, कि रूमेटी हृदय रोग होता है, कि WBC में कमी होती है, कि रक्त का स्कंदन ना होना। मतलब सीधे सीधे बात है कि अगर जो हीमोफीलिया है यह यदि आपको हो जाए तो यह क्या क्या उत्पन्न कर सकता है बॉडी में। इसको बता सकता है कि इसको कर सकता है कि, तो भैया ना तो आपको ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा तो क्या होगा, हृदय स्कंदन नहीं होगा, अर्थात ब्लड की क्लॉथिंग नहीं होगी, ब्लड जमेगा नहीं बहुत समय तक। आपका अगर हीमोफीलिया आपको है, यदि आपको कभी चोट लग जाती है तो आपका ब्लड काफ़ी देर तक रुकेगा नहीं, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, ठीक। आइए हो गए कंप्लीट। बायोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके क्रम बाई क्रम से। क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य लिखा होगा, ये थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है, स्वास्थ्य है जिसे विश्व स्वास्थ्य, ठीक है, ये हम बोलने दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग क्या है। WHO कहते हैं कि आज के समय में सर्वाधिक संख्या में व्यक्ति जो मर रहे हैं उसका क्या कारण है, एड्स है, TB है, मलेरिया है, एबोला है, क्या है, क्या कारण है। तो आपको बता दें TB वो एड्स से नहीं मर रहा जल्दी, ना मलेरिया से, ना एबोला से, सबसे ज़्यादा है TB। और हमें हिसाब से न्यूज़ आई थी अभी कि 2030 तक 2025 तक भारत में TB से पूर्ण रूप मुक्त बनाना है और 2030 में पूरे विश्व में, ऐसा WHO ने हमारे हिसाब से बताया गया था। तो जब से ज़्यादा व्यक्ति जो मर रहे हैं वो TB के कारण मर रहे हैं, एस्थमा के कारण मरते हैं। चौथे क्वेश्चन में बात कर ले,
निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है, मतलब सही है, कौन सा जोड़ा सही है ये बता रहा है, जोड़ा सही है। तो हम पता लगाएं। सबसे पहले मधुमेह यकृत, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत है पूरा पूरा। पीलिया आँख, मतलब आँख में पीलिया, ये भी कुछ जरूरी नहीं है। मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि का, नो। निमोनिया फेफड़े, हाँ अच्छा, जब आपको निमोनिया हो जाता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होते हैं वो आपके फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े। इस बात ध्यान देना आप। तो आपका चौथे का ये राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, आइए। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर के काटने से, दूषित भोजन व जल से, थूक से और कुत्ते काटने। मतलब वो कहता है अगर पोलियो का जो वायरस है हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो किसका, मच्छर काट ले तो हमारा पोलियो का वायरस हमारे शरीर में आ जाएगा। कि दूषित खराब भोजन करना, तो इससे तो भैया होएगा ही नहीं, हमारे हिसाब से कभी नहीं हो सकता है, होगा। एक मिनट रुकना, एक मिनट। मच्छर के काटने से तो आपका मलेरिया होता है, तो इससे तो होगा ही नहीं, पहली बार। थूक से ऐसा कुछ नहीं है। कुत्ते के काटने से आप जानते हैं हमको रोग होता है जिसे हम उस रोग रेबीज बोलते हैं, रेबीज रोग से। आपको पता है जो रेबीज रोग होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, और कुत्ते के काटने से जब जिसको रेबीज होता है उसको पानी से डर लगता है सबसे ज़्यादा। क्या डर लगता है? पानी से डर लगता है। पोलियो का जो वायरस है शरीर में प्रवेश करता है, तो भाई साहब केवल एक ही है, दूषित भोजन तथा जल से। इस बात को आप ध्यान देना। 5वें का बी। आइए, कहता है ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? ईईजी से, कि ईईसी से, कि ईएमजी से, कि ईकेजी से। जो आपका ब्रेन होता है उसमें कोई कमी है या ब्रेन में कोई गड़बड़ी है या इस प्रकार की कोई समस्या है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट, क्वेश्चन जो आपका था इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए थोड़ा। 5वें नंबर में थोड़ा मैं गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। आइए आइए, ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो ब्रेन की बीमारी आपकी जो होता है वो होता है नहीं, एक मिनट, ईईजी, ये होता है ईईजी, इससे ब्रेन की बीमारी है। और ये होता है जो हार्ट बीट को बताती है, ईईसी। ठीक है, नहीं ईजी होता है, ऐसे होता है कुछ, इसको छोड़िए आप तो इसको लगाइए आंसर सही कि ब्रेन की जो बीमारी है इसको कौन पहचानता है, तो ईईजी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ लेना। 7वें नंबर के आगे देखें, अगला ये आप देखो बीसीजी, ये इसको क्या बताना है, इसको सबको जानते हैं। बीसीजी का जो टीका है वो टीबी के में लगता है। किस में लगता है? बीसीजी का जो टीका है वो किस में है? टीबी के कारण लगता है। किस में लगता है? टीबी कारण। ठीक है, आइए, यहाँ भी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका वही क्वेश्चन है आपका, टीबी। देखिए ये कंप्लीट हो गए आपके, देखो ये आंसर है आपके, मिला लेना उनसे, अच्छे से देख लेना। ठीक है, लेकिन बार बार वही कहेंगे आपसे कि यदि समस्या हो आप तो आप हमें स्पष्ट रूप से बता दीजिए, क्योंकि हम ये गारंटी देते हैं, मतलब कि जितना भी लेक्चर अपलोड करेंगे, दूसरा लेक्चर अपलोड हो रहा है ये। ठीक है, इसके पहले आप जितने भी लेक्चर देखे, इसके पहले एक लेक्चर आपको कंप्लीट कर दिया हमने, उसको भी आप देख ले अच्छे से। नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। होगा कि हम एक मैराथन टाइप की ले लेंगे, इन्हीं सभी वीडियो को इकट्ठा डाल के आपको बता देंगे, तो पढ़ लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आप बात करते हैं। जय हिंद।